यूपी बोर्ड ने स्वयं दे दिए हैं अपने मॉडल पेपर्स। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार एक एनालाइज करके वीडियो बनाया था कि क्या मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड देता है सेम उसी प्रकार के बोर्ड में भी पेपर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मैं इसका एनालाइज कर चुका हूं, क्योंकि पिछले वर्ष जो पेपर्स मॉडल पेपर्स दिए गए थे सेम उसी पर बेस था पूरा यूपी बोर्ड का पेपर, बेस उसी पर था। तो ये देख लीजिए आप 22-23 सत्र के लिए नए मॉडल पेपर हैं। फिलहाल अभी हाई स्कूल के अपडेट हुए हैं तो मैं हाई स्कूल के दे रहा हूं। जैसे अन्य क्लासेस के अपडेट होते रहेंगे सारे के सारे मॉडल पेपर हम कराते रहेंगे। तो ये मॉडल पेपर 2022-23 के लिए है, यानी कि आपका यूपी एमएसपी जो एमएसपी एग्जाम कराएगा 2023 में, ये सेम मॉडल पेपर यही रहेगा। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस पेपर के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा और सीधे सीधे हल भी कराऊंगा, पूरा बदलाव भी बताऊंगा क्या पैटर्न चेंज हुआ है। 70 का पूर्णांक रहेगा जैसा रहता था, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, ये होना ही है। और प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे आप। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, आ और बा, जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको स्वयं से बना के मॉडल पेपर दिया था, सेम वैसा ही है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले, क्या बात है, बहुत बड़ा बदलाव, ओएमआर शीट पर होंगे एग्जाम आपके, बिल्कुल पक्का ओएमआर शीट पर होंगे। यह बिल्कुल 100% श्योर हो गया इस पेपर के साथ। ओएमआर शीट एग्जाम में मिलेगी आपको, कह दिया बोर्ड ने। क्या कहा कि ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है और आपकी कंप्यूटर से चेक होगी ओएमआर शीट। ठीक है, उसको मैन्युअली चेक नहीं किया जाएगा, मशीन से चेक किया जाएगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20 ठो होंगे, तो इसका एक एक अंक निर्धारित होगा, और जब ये निर्धारित होगा तो 20 अंक के आपके बहुविकल्पी होंगे, 20 अंक का 20 गोले आपको ओएमआर शीट पे मिलेंगे। मैंने कहा ना बदलाव हुआ है तो हुआ है। ठीक है, अब इसी पेपर को हम बिल्कुल, ये प्रूफ है आपके लिए, 100% आप श्योर हो जाइए। इस पेपर के बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं है, किसी भी कहीं भर भी दिमाग नहीं लगाना है। कोई कितना चिल्लाए आप मत मानिए, क्योंकि आप अगर हम पर विश्वास करते हैं तो आप किसी के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि मेरे बाद अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं और वो कुछ गलत देता है तो मेरी कोई गारंटी है नहीं, मैं बिल्कुल सही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आ में बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के हैं। 2 जो खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। समझ गए आप? 20 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं और आपको बा में 2 घंटे में करने हैं। अब मैनेजमेंट आपको करना है, आप चाहें तो 15 मिनट में भी 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करने का। गोला तभी भरिएगा जब आपका क्लियर हो जाए, बाकी सीरियल से भरिएगा, कहीं गलत ना हो। ठीक है, अब यहां पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन मिलेंगे 4, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। ये शुक्लोत्तर है। अब देखिए बोर्ड की टाइपिंग मिस्टेक देखिए, तो शुक्लोत्तर युग है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, शुक्ल युग है, तो क्या सही होगा? तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो आपका होगा शुक्ल युग। शुक्ल युग के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। तो आप 3 पे गोला कीजिएगा अपनी ओएमआर शीट में। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है। ठीक है, गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। फिर आइए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 तक रही है। और नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की है? तो ये आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला। मधुबाला, मधुकलश। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो सन
1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1936 तक। तो देखिए आधुनिक काल कब से माना जाता है? आधुनिक काल जब चला था तो भारतेंदु युग से आधुनिक काल माना जाता है, और भारतेंदु युग 1850 के आसपास से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आधुनिक काल पूर्व भारतेंदु युग ये है। ठीक है, 1843 से अब तक, तो ये 1843 से आप मानिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 से आगे माना है आधुनिक काल, तो ये 1843 से अब तक का आधुनिक काल ही है। मतिराम किस युग के कवि हैं? चिंतामणि मतिराम ये रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के हैं। फिर आपका रस, देखो हमने कहा था भाई रस, छंद और अलंकार ये आपके आने हैं काहे में? रस, छंद और अलंकार सब ऑब्जेक्टिव में आने हैं, तो हास्य रस आपका ऑब्जेक्टिव में। रस क्या है? का हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास है। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ये अलंकार आपको बताना है। तो ये अलंकार यहाँ पर मनो आ जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो अलंकार भी आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फिर रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, तो रोला में भी 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो रस, छंद और अलंकार ये तीनों के ऑब्जेक्टिव बन गए। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग पहले लगता है तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कर्षक अलग है, कर्षण अलग है और आ अलग है, तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? भाई साहब प्रत्यय के भेद तो मैंने भी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं वैसे, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, 2 भेद होते हैं। कुछ लोग 3 भी माने हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रत्यय प्रयोग के आधार पे 2 भेद होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय आपका होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित और कृत 2 प्रत्यय होते हैं। तद्धित कैसे लिखा जाता है? ऐसे देखिएगा, तद्धित। ठीक है, तो ये चीज नहीं बताई थी, आज बता दी हमने। पीतांबर में कौन सा समास है? ठीक है, संस्कृत में 3 होते हैं, एक स्त्री प्रत्यय भी होता है, लेकिन आपको हिंदी की दृष्टि से देखना है। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास है। मैं चाहूंगा आपको कि दिगु और द्वंद्व समास ही, देखो यहां पर गलती बोर्ड ने कर दी है, चूंकि कर्मधारय समास तो हट चुका है। मैं बोर्ड का सिलेबस दिखाता हूं आपको। यहां अगर हम बात करते हैं, देखो यहां पे है ये सिलेबस, तो सिलेबस ये देखिए, ये सिलेबस जो है 22-23 के लिए है, यूपी बोर्ड ने दिया है। तो यहां इन्होंने कहा कि केवल समास में आपको द्वंद्व और दिगु पढ़ने हैं। अब यहां पर प्रश्न लेकर बैठ गए हैं कौन सा है? यहां पे प्रश्न आप लेकर के बैठ गए हैं कर्मधारय समास का, और पीतांबर बहुब्री भी होता है अगर आप कृष्ण के अर्थ में ले लेंगे तो। कर्मधारय आप लेके बैठ गए, तो कर्मधारय और बहुब्री का उदाहरण हो गया। पीतांबर में आप बहुब्री भी लगा दो। ठीक है, दोनों हो जाएंगे भैया, क्योंकि पीतांबर श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, और पीतांबर श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, और पीतांबर पीले वस्त्र को भी कहा जाता है, तो कर्मधारय और बहुब्री दोनों हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पर आपने पहले कहा कि कर्मधारय हट गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 30% ऑफ में आप देखिएगा, 30% ऑफ नीचे आएंगे, तो यहाँ कहा इन्होंने कि जो है 30% सिलेबस कम किया गया। यहाँ पे देखिएगा नीचे है, ये रहा 30% कम सिलेबस। तो यहाँ आपके जो यहाँ पर देखिएगा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी आ रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 30% में कर्मधारय और बहुब्री, हाँ सही है, कर्मधारय और बहुब्री हटा दिए गए हैं। तो मैं बोर्ड से गुजारिश करूँगा कि भाई ये जो है, बोर्ड से गुजारिश करूँगा कि आप जो है ये सुधार करें, कोई दिक्कत नहीं। कर्मधारय और बहुब्री हट गए हैं आपके, और उसी का उदाहरण यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुब्री समास भी लगा सकते हैं कर्मधारय, क्योंकि ये एक आप समझिए अपवादित प्रश्न है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का आपका हो जाता है तत्सम अश्रु। ठीक है, तो प्रत्यय उपसर्ग भी आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, समास भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे, व्याकरण पूरी ऑब्जेक्टिव में आनी है। यड़ संधि का सूत्र लिखिए। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ची यड़ संधि का सूत्र होता है। अफ्रीकता फलस्य शब्द का विभक्ति और वचन लिखिए। तो फलस्य जो है चतुर्थी, हाँ रामस्य राम रामाणाम, षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, षष्ठी का एक वचन जो है वो फलस्य हो जाता है। ठीक है, अपठत धातु का वचन और पुरुष लिखिए। तो अपठत जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, अपठत, अपठताम, अपठन,
ये पठत पठता पठंती, वहां से अपठन लंग लकार में चलता है ये, ठीक है। तो 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे वो नीचे आपके आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न आपका खंड बा में पूर्णांक 50 इसका होना है। ये हो सकता है आपको ये पेपर अलग मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पेपर एक साथ मिलेगा, आप दोनों में टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। पूर्णांक 20 का यहाँ बहुविकल्पी का अलग दिया गया है, तो आपका OMR शीट अलग जाएगी, ठीक है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अगर आप 20 में से 7 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए तो आप फेल भी माने जा सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए कोई न्यूज़ नहीं है ना। लेकिन आप 7 से ज़्यादा ले आएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो पूर्णांक 50 यहाँ पे आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। बड़े विधिवत यार, शेयर कर दो इसको, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, एक एक चीज़ छांट करके, उठा करके, ढूंढ करके, बताओ इतना इंपॉर्टेंट पेपर में लेके आ गया ढूंढ करके, है ना। तो देखिएगा वर्णनात्मक प्रश्न, यहां देखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो। मित्रता आया तो मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने इस पे वीडियो बनाया है कि गद्यांश कैसे पहचाने और पद्यांश कैसे पहचाने। इसकी ट्रिक हमने ऑलरेडी एक वीडियो, 2 वीडियो दे रखे हैं, गद्यांश पहचानने की ट्रिक और पद्यांश पहचानने की ट्रिक। संदर्भ अच्छा कैसे लिखें वो भी वीडियो आपको मिलेगा। अच्छा निबंध कैसे लिखें वो भी मिलेगा। अच्छी कॉपी कैसे लिखें वो भी मिलेगा। हर एक प्रश्न का जवाब है हमारे चैनल पे, अगर आप हिंदी से रिलेटेड चाहते हैं कोई, और हिंदी का ही नहीं, यूपी बोर्ड से संबंधित तमाम जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करता रहता हूं मैं बोर्ड के, मतलब वीडियो बना करके। और एक चीज़ है, अभी मार्च में आपके एग्जाम बोर्ड के भी होने हैं, तो बिल्कुल पक्का मान लीजिए ये, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अब रेखांकित अंश है, चूंकि ये रेखांकित अंश है तो इसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। यहां देखो लिखा है, तो पहले मैं व्याख्या ही कर देता हूं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समझ में आया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं प्रस्तुत रेखांकित अंश में कि ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति एक ही स्वभाव का हो और एक ही रुचि का हो तभी मित्रता हो सकती है। 2 विभिन्न स्वभावों के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। 2 विभिन्न गुणों के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। अक्सर ऐसा समाज में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति राजमिस्त्री हो और एक मिस्त्री कारपेंटर हो, एक व्यक्ति कारपेंटर हो, एक राजमिस्त्री हो, तो दोनों की मित्रता देखने को मिली है। जरूरी नहीं है कि कारपेंटर से ही मित्रता करेगा। तो ऐसी आप रेखांकित अंश की व्याख्या तमाम उदाहरणों से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे गद्यांश का संदर्भ ये बहुत मायने रखता है। 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, यानी 6 अंक के। तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत अच्छा संदर्भ हो जाएगा। फिर देखिएगा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? वो इसलिए आकर्षित होते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हो सकता है कि वो कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वह गुण हो। क्योंकि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लचित का साथ ढूंढता है, निर्बल मनुष्य बली का और धीर उत्साही का ढूंढता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गए। अब आएगा दूसरा, यानी 2 में से 1 करना है। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, लौटा दीजिए, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है पिताश्री। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। जब ममता के पिता, कौन है ममता के पिता? चूड़ामणि। जब ममता के पिता चूड़ामणि मुगलों का उत्कोच अर्थात मुगलों की घूस के स्वरूप में स्वर्ण लेकर के आते हैं, तब ममता कहती है कि हे पिताजी, ये विपत्ति के लिए इतना आयोजन क्यों कर रहे हो?
क्योंकि यह है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है जो कार्य आप कर रहे हैं पिताश्री, ये आप दुस्साहस कर रहे हैं। अगर भविष्य में हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हे पिताजी, ब्राह्मण को इस संसार में भिक्षा का सहारा होता और ब्राह्मण भिक्षा मांग के खा लेगा। जब तक इस भूपृष्ठ पर कोई हिंदू रहेगा तब तक ब्राह्मण भिक्षा से खा लेगा। हे पिताजी, आप इस उत्कोच को वापस कर दीजिए। ये व्याख्या कर देंगे आप। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ममता द्वारा पिता चूड़ामणि का मुगलों के द्वारा दिया गया उत्कोच लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अब पद्यांश आएगा 3 प्रश्नों का। देखिए, हमने कहा था बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बोर्ड परीक्षा में अब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या नहीं आएगी। अब आपका आएगा पद्यांश और उस पर आधारित 3 प्रश्न। ये ऑलरेडी हम सूरदास और रसखान और ये सब करा चुके हैं। अब धीरे धीरे मैं जो भी बच्चे हैं चैप्टर वो मैं करा दूंगा। ओके, चरण कमल बंदो हरिराई, जैसा कि मैंने बताया था, तो यहां पर पद्यांश का संदर्भ सूरदास के पद है, तो आप उसी हिसाब से लिखिएगा जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहां पर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। आप केवल रेखांकित अंश का ही हिंदी अर्थ लिखेंगे, तो इसके लिए आपको व्याख्या पढ़नी बहुत जरूरी है, वो आप पढ़ लीजिएगा चैनल से। सिलेबस पूरा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और बाकी चीज़ें सारे पेपर्स हम कराते रहेंगे और अनसॉल्व पेपर्स, यानी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि 70 में 70 लाओगे यार, टेंशन न लो, है ना। 70 में 70। तो सूरदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से बहरा भी पुनः सुनने लगता है और गूंगा भी पुनः बोलने लगता है। यानी बहरे को श्रवण शक्ति और गूंगे को वाचन शक्ति आप प्रदान कर देते हैं और एक भिखारी भी सिर पर मुकुट धारण करके, छत्र धारण करके चलने लगता है। यह श्री कृष्ण की अनुकंपा से। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, पहले ही हमने बताया था। ठीक है। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। और तुलसी ते ही अवसर सो से, तुलसी ते ही अवसर सो हैं सबे, अब लोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। तो यहां पे देखो सोहें, यहां पे एक मिस्टेक है और तिरछे करी नयन दय सैन, यहां पर दय सैन होना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है। उभय पद्यांश का संदर्भ तो यह कहां से लिया गया है? तुलसी का वन पथ पर से लिया गया है। वन पथ पर ये किसने लिखा? तुलसी ने लिखा। ठीक है। और हो गया संदर्भ, लिखिएगा रेखांकित अंश की अनुराग यानी प्रेम रूपी सरोवर में, इसकी अर्थ क्या है? प्रेम रूपी सरोवर में श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने से सुंदर हृदय रूपी कलियां, ठीक है, सुंदर, हाँ, यानी फिर से समझिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर स्त्रियां उनके दर्शन को, यानी राम के दर्शन को स्वयं लाभ पाकर मानकर राम को एक टकी लगाए देख रही थी, तो ऐसी शोभा पा रही थी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हों। यानी अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदित होने से, बिगसी माने खिली हो, मनु माने मानो, मंजुल माने सुंदर, कंज माने नेत्रों, कंज माने कमल की कलियां, मानो उनके नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हों। बस इतना ही व्याख्या आप लिखिएगा। और अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज में कौन सा अलंकार? तो अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है, मनु मंजुल कंज कली में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अब यहां देखो, हमने जो कहा बिल्कुल वो सच निकल रहा है। हमने कहा था कि इस बार 2 गद्यांश और 2 पद्यांश, यानी 2 श्लोक और 2 संस्कृत गद्यांश आएंगे, जिनके हिंदी अनुवाद आपको 1 श्लोक और 1 गद्यांश का करना होगा। बिल्कुल एक्यूरेट चीज है, बिल्कुल सही बात निकली और वो वैसा ही हुआ। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति, देखो एक एक मीनिंग आप समझना है तो पाठ पढ़िए, अभी मैं यहाँ पर बहुत जल्दी हल करा रहा हूँ, ठीक है, तो मीनिंग नहीं बताऊंगा। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यही संस्कृत साहित्य का वाङ्मयस्य है, या है यहाँ पर, और संस्कृत यहीं से संस्कृत और संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान, उसने तेषाम ज्ञानेन, उनके ज्ञान से तथा प्रभाविता, इतना प्रभावित हुआ कि यत माने कि तेन उपनिषदाम, अनुवाद उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, फारसी भाषा में करा दिया। देखो इस पेपर की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहीं पर आप क्लिक कीजिए तो ये आप पीडीएफ पा जाएंगे। और जितने भी पेपर अपडेट होंगे, बस जो पहली लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन में, सब यहीं से वो पेपर्स आपको डाउनलोड होते रहेंगे। जितने भी सब्जेक्ट के मैं अपडेट करता रहूंगा, यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मानव जीवन से संस्करणम, देखो अब या तो ये करो या तो ये करो। संदर्भ लिखना है, 2 अंक का संदर्भ आएगा, 3 नंबर का अनुवाद होगा, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। संदर्भ गलत, काम खत्म, 2 नंबर का। हाँ, तो मानव जीवन से संस्करणम, मानव जीवन को संस्कारित करना ही संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानव जीवन संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, महान प्रयत्न किया है। तो माने ते यहाँ पर लिखो, ते अस्माकम, वे हमारे जीवन को, अस्माकम जीवन से संस्करणाय, हमारे जीवन को संस्कार युक्त करने के लिए, यान आचारान विचारान, जिन आचारों और विचारों को, आदर्शन माने दिखाया, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, वो सब हमारी संस्कृति है। और फिर आपको 1 पद्यांश मिलेगा, 2 पद्यांश में से 1 का संदर्भ हिंदी अनुवाद, 2, 3, 5 नंबर में। लोग कह रहे हैं कि कितने नंबर का आएगा निबंध, वो भी पता चल जाएगा। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यानी कि घमंड को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, काम को त्याग कर, इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य अर्थवान यानी धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ये आपका जीवन सूत्राणि से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, भारतीय संस्कृति से लिया गया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें और कोई भी दुख का भागी न बने। फिर आपको 1 श्लोक लिखना होगा। देखो भाई साहब, ये श्लोक इस बार 3 नंबर में आया है। अच्छा, श्लोक नहीं आया है, श्लोक नहीं आया भाई साहब, श्लोक नहीं आया है। देखिए श्लोक नहीं आया है, अब श्लोक आएगा कि नहीं आएगा अभी देखना, नीचे पता आएगा भैया, आएगा श्लोक आएगा। नीचे देखो है श्लोक याद करना है 2 नंबर का। 3 नंबर में आपका क्या आना है, एक खंडकाव्य, और खंडकाव्य में देखो सर्गों का सारांश और चरित्रण। आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है आप उस हिसाब से पढ़िए, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए, वो बता देंगे कौन सा खंडकाव्य चलता है। अगर आप कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। सिलेबस का वीडियो जो 30% ऑफ वाला है उसमें भी मिल जाएगा आपको। 30% ऑफ सिलेबस की प्लेलिस्ट भी अलग बनी है, 2023 की प्लेलिस्ट भी अलग बनी है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से पीडीएफ आपको ये मिलेगी। अब आप कहेंगे बार बार बताते हैं, बार बार ना बताएं तो आप समझ कहां पाएंगे भाई साहब। चलिए, जीवन परिचय आपको जितने बताए थे उतने में से ही आएंगे, और 5 नंबर का जीवन परिचय इस बार हो गया है। 3 नंबर का पहले आता था, अब 5 नंबर का हो गया है। 3 नंबर में आपका जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं, ठीक है, उनकी एक प्रमुख रचना, एक रचना 2 नंबर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 नंबर आपके जीवन परिचय से पक्के हैं। और ये जो है एक श्लोक आपको लिखना होगा जो इस
इस पेपर में ना लिखा हो वो वाला। और फिर आपको संस्कृत के 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? पुर्राज का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, बीरा के। तो यहाँ पर आप पुर्राजा एका भारतीय बीरा और चंद्रशेखरा एका देशभक्ता बीरा बीरेन पूजिते, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज है जो हटी है, 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। एक चीज है जो आपको नहीं पढ़नी है, वह है संस्कृत अनुवाद। क्या है? संस्कृत अनुवाद। अब चूंकि बोर्ड अगर मॉडल पेपर जैसा बोर्ड ने दिया है, अगर ऐसा ही बोर्ड का पेपर आता है तो आपके संस्कृत अनुवाद नहीं आएंगे। फिलहाल लास्ट में देख के जाना, कुल मिला के संस्कृत अनुवाद नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। और बोर्ड ने जैसा पेपर बोर्ड देता है वैसा ही पेपर बोर्ड में आता है, जैसा मॉडल पेपर देता है वैसा ही पेपर सेम उसी पैटर्न पर आता है। तो बच्चों मेरा कहना मानो, एक बार इस वीडियो को शेयर बहुत कर देना। यूपी बोर्ड ने स्वयं ये पेपर दिया है, कोई भी, और वो मैं प्रूफ दूंगा आपको कहाँ से दिया है। फिलहाल ये पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड का पेपर दिया हुआ है, मेरे हाथ का टाइप किया हुआ नहीं है, बस ये आप समझिए यूपी बोर्ड ने स्वयं इस पेपर को दिया है ना, क्योंकि ऐसा पेपर यूपी बोर्ड का ही हो सकता है भाई साहब। देखो भाई साहब, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।